अस्सलाम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम एम्फीसीमा को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर एम्फीसीमा जो होता है ना, स्मोकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये स्मोकर्स के अंदर ही देखा गया है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, इसमें होता ये है कि आपके जो लंग्स होते हैं ना, ठीक है, ये लंग्स आपके बना लेते हैं। लंग्स के अंदर आपके दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होते हैं प्रोटीएज एंजाइम और एक होते हैं एंटी प्रोटीएज, ठीक हो गए। ये जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं ना, इन्होंने आपकी प्रोटीन, नाम से पता लग रहा है, आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे साथ पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि प्रोटीएज क्या है। इन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, मतलब प्रोटीन को तोड़ना है, डिग्रेड करना है, ख़त्म करना है, ठीक हो गया। और एंटी प्रोटीएज ने क्या करना है, इनको ऐसा नहीं करना, मतलब इन्होंने प्रोटीन को बचाना है, प्रोटीन को बचा के रखना है। ये प्रोटीन के लिए अच्छे हैं, ये अच्छे हैं हमारे लिए एंटी प्रोटीएज, ठीक है। और प्रोटीएज जो होते हैं बुरे होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली इन दोनों की जो तादाद होती है वो बैलेंस्ड होती है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनके अंदर प्रोटीएज एंजाइम की तादाद बढ़ जाती है, ठीक, और इनकी कम होना शुरू हो जाती है। जो अच्छे वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो बुरे वाले होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और जब प्रोटीएज ज़्यादा होंगे ना, इन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो आपको पता है आपके लंग्स के अंदर इस तरह करके पहले एल्वुलर डक्ट होती है, फिर एल्वुलाई होते हैं, ऐसे करके, ठीक हो गया। अगर मैं एक एल्वुलाई को थोड़ा जूम करके आपको बना के दिखाऊं, ऐसे एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई की वॉल के अंदर भी तो सारे सेल्स ही है ना, ठीक हो गया। और आपको पता है सेल्स के अंदर कितनी प्रोटीन होती है, सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की तादाद होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, सेल के अंदर प्रोटीन पड़ी होती है। तो खुद ही सोचें, जब जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर प्रोटीएज की तादाद ज़्यादा हो गई है, जब ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे तो इन्होंने क्या करना है, जो एल्वुलाई की वॉल है ना, उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देना है। एल्वुलाई की वॉल टूटना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर, हमारे अंदर जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनके अंदर एल्वुलाई ऐसे करके मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनके अंदर चूँकि इनकी एंजाइम की तादाद बढ़ चुकी है, इन्होंने ये सारी वॉल को डिग्रेड कर दिया, ख़त्म कर दिया, सारा प्रोटीन ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उनके अंदर जो एल्वुलाई होंगे ना, वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब जब ऐसे एल्वुलाई हो जाएंगे ना, तो इस क्या होगा, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एल्वुलाई अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए क्यों हैं। इनको ऐसे भी तो बनाया जा सकता था ना एल्वुलाई को, इसलिए क्योंकि एक बात आपने पढ़ी होगी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए। ये बात हमने पहले वाले चैप्टर में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी कि जब कि अल्लाह ताला ने स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, वो ऐसे नहीं बनाई, उसको ऐसे फोल्ड करके बनाया। क्यों? फोल्ड करने से, और फोल्ड करके भी उसके ऊपर हमने पढ़ा मिलियन ऑफ विलाई होते हैं। ये बात आपने मेरे साथ डिटेल में पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने पहला चैप्टर समझा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसको देखो तो इसमें सरफेस एरिया उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसमें देखें कितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, गैसेस का ज़्यादा एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक हो गया। इसमें देखो सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतनी सी जगह से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, बस। लेकिन इसमें देखो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज, यहाँ से एक जगह से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब इन स्मोकर्स के अंदर क्या होगा, जब ये एल्वुलाई इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो सरफेस एरिया बहुत डिक्रीज़ हो गया। जो सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो गया है, कम सरफेस एरिया होगा तो गैसेस का एक्सचेंज कम हो पाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया जब कम होगा तो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब गैसेस का एक्सचेंज कम हो जाएगा तो खुद ही सोचें, आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही पड़ी रहेगी, ऑक्सीजन सही तरीके से आपके ब्लड में जा नहीं पाएगी, तो सेल्स को सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, सेल सही काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो एम्फीसीमा की ये कहानी है। तो एम्फीसीमा में क्या हुआ, वही बात, इनर वॉल ऑफ द एल्वुलाई बिकम वीक। एल्वुलाई की जो अंदर वाली वॉल थी, वही वाल, ये वाली, ये जो इनर वॉल थी एल्वुलाई की, ठीक है, ये सारी बहुत वीक हो जाती है। एंड देन रप्चर, और फिर ये रप्चर कर जाती है। पहले वीक होगी क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ने आके सारी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, फिर ये बिल्कुल रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, और जिसकी वजह से एल्वुलाई सिर्फ अब ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। दस वन लार्जर एयर स्पेस इज़ क्रिएटेड। अब क्या होगा, इंस्टीड ऑफ मैनी स्मॉल वंस, बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे एल्वुलाई थे, अब उनकी बजाय वो कहता है एक लार्जर एयर स्पेस क्रिएट हो गई है। बिल्कुल सही बात। इसलिए क्या होगा, जब इस केस में सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ठीक है इसलिए वो कह रहा है जो स्पेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ये देखें, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से गैसियस एक्सचेंज जितने अच्छे तरीके से हो पाना था ना, यहाँ पे उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जब गैसियस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो पेशेंट को सांस लेने में मसला पेश आना शुरू हो जाएगा, एंड पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाएगा,
ये किन के अंदर होता है? स्मोकर्स के अंदर ख़ास तौर पर, ठीक है। वो लोग जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द इरिटेंट्स इन द एयर, हवा में जो इरिटेंट्स होते हैं उनसे जिनका बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोजर रहता है, जैसा कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो टोबैको स्मोक करते हैं, या केमिकल फ्यूम, या लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल ही केमिकल हैं इर्द गिर्द, ठीक है। तो वो केमिकल इनहेल की जा रहे हैं, तो वो केमिकल जो इनहेल की जा रहे हैं, केमिकल अंदर जाके उनके एयरवे को इरिटेट की जा रहे हैं, उनके अंदर इसी तरीके से उन केमिकल्स की वजह से भी ये जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से या अदर एयर पोल्यूटेंट्स, या वो लोग जिनका एक्सपोजर टू द एयर पोल्यूटेंट्स रहता है, जो लोग गंदी फ़िज़ा में रह रहे हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये लाहौर, कराची वगैरह वेरी बिग सिटीज़ हैं, बहुत पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, ठीक है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी डिसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनके अंदर, ठीक। अच्छा, अब सिम्टम ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? जाहिर सी बात है, सही तरीके से जब गैश इस तरह की जब उनकी एल्वोलाई बेचारों की बन चुकी है, गैशेस एक्सचेंज, सरफेस एरिया कम हो चुका है, गैशेस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो इनको सांस लेने में मसला पेश आया करेगा, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला पेश आएगा, ठीक है। क्रोनिक कफ, इनको भी खांसी रहेगी, विद और विदाउट म्यूकस, हो सकता है विद म्यूकस या विदाउट म्यूकस। म्यूकस वही है ना जो मैंने आपको पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला टॉपिक पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था। म्यूकस बनता है एयरवे, ये एयरवे के अंदर हमारे गोबलेट सेल्स होते हैं, वो म्यूकस क्रिएटिंग सेल्स, वो म्यूकस बनाते हैं। तो वो कहता है विद म्यूकस या विदाउट म्यूकस उनको खांसी भी होती रहती है ऐसे लोगों को। क्रोनिक कफ मतलब क्रोनिक, एक होती है एक्यूट कफ जो कुछ दिन खांसी रही फिर ख़त्म हो गई, क्रोनिक कफ जो मुसलसल ही खांसी रहती है, ठीक है। वीजिंग, इसी तरीके से इनका भी एयरवे, जब ये भी सांस लेंगे उनको भी सांस लेने में बाइट सीटी की आवाज़ आएगी, जिसको वीजिंग कहते हैं। और ये इनको चेस्ट टाइटनेस भी होगी। चेस्ट टाइटनेस का मतलब है ये लोग कहेंगे कि ऐसे जैसे उन्हें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे उनकी चेस्ट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, जैसे चेस्ट के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है, तो इस तरह की उनको फीलिंग आएगी। अच्छा, ट्रीटमेंट इसमें क्या है? ट्रीटमेंट यही है कि बार बार खांसी आई जा रही है पेशेंट को, तो आप वही कफ मेडिसिन दें टू रिलीव कफ, कि उनकी खांसी ख़त्म हो जाए, कफ सप्रेसेंट्स दे दें जो ऊपर दी थी हमने। और दूसरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उनकी ऐसी मेडिसिन दें जिनसे उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हल हो जाए, सांस लेने का मसला हल हो जाए, ठीक है। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। क्योर का मतलब होता है 100% आप इसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके एल्वोलाई इस शक्ल से इस शक्ल में आ चुके हैं। आप दोबारा एल्वोलाई आप ऐसे कैसे बनाओगे, ठीक है। तो एल्वोलाई आपके मुकम्मल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसलिए आप इसको क्योर नहीं कर सकते। पेशेंट को मुसलसल दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया, लाइफ लॉन्ग। ये एम्फीसीमा हो गया। उसके बाद वो कहते हैं अब निमोनिया पढ़ लेंगे डिटेल में। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया भी यही होता है कि आपके लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है ना उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये देखें, नॉर्मली आपके एल्वोलाई ऐसे होते हैं, ठीक। अब जब इन्फेक्शन हो जाएगा ना एल्वोलाई के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दूँ, ये आपका एल्वोलाई है, ठीक। ये एल्वोलर डक्ट है, मैं एक एल्वोलाई नहीं बना रही, मैं ऐसे सारे एल्वोलाई, ठीक है। ये एल्वोलाई हैं आपके। अब एल्वोलाई के अंदर कोई बैक्टीरिया अगर अंदर एंटर हो गया, मान लो बचा के, वैसे तो बैक्टीरिया को बॉडी अंदर एंटर होने नहीं देती, लेकिन कोई बैक्टीरिया बचा के छुपा के यहाँ पे एंटर हो गया, एल्वोलाई के अंदर आ गया। अब इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होगा, ऐसे ही होगा ना। मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस क्यों होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस जाता है तो बॉडी उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कर देती है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? ब्लड फ्लो उस जगह पे इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड जाए, ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स जाएंगे और वाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को खा लेंगे। अब जब भी बैक्टीरिया की और वाइट ब्लड सेल्स की लड़ाई होती है ना, बैक्टीरिया और हमारे खूबसूरत वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे मुहाफिज़ हैं, वो इन जब बैक्टीरिया के साथ लड़ते हैं ना, तो कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी अंदर से शहीद हो जाते हैं और अंदर से कुछ बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं, ठीक है। ये क्योंकि बैक्टीरिया भी बड़े ख़तरनाक है, ये अंदर से ये ख़तरनाक टॉक्सिन्स, ख़तरनाक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं इन वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया ने भी अपना दिफा करना है और हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी इन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अपने केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान में जंग होती रहती है। इस जंग में कुछ बैक्टीरिया शहीद, कुछ वाइट ब्लड सेल्स शहीद हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया मारे जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसके नतीजे में एक मटीरियल बनता है, उस मटीरियल को पस कहते हैं, ठीक। पस, ठीक हो गया। पस क्या है? पस मुश्तमिल होती है जो हमारे बेचारे शहीद वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक हो गया, और जो मारे गए बैक्टीरिया हैं, किल्ड बैक्टीरिया, ये हमारे पस के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह वो कहता है कि निमोनिया में क्या होता है? जब एल्वोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक हो गया। तो निमोनिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या हुआ? एल्वोलाई का इन्फेक्शन हो गया। जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के बाद बॉडी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी करेगी। तो वही बात वो कह रहा है कि निमोनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, क्यों हुई है? इन्फेक्शन की वजह से।
पहले एल्वुलाई के अंदर इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया की वजह से, फिर इन्फेक्शन के बाद बॉडी ने वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर दी। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुआ, ज़्यादा ब्लड आया। अच्छा, बैक्टीरिया ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे आएंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया है तो वाइट ब्लड सेल्स उन बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो मैंने आपको बताया इसके नतीजे में यहाँ पे पस बनेगी। ठीक हो गया, तो इसलिए उन्होंने बताया हुआ है पस इन एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर वो पस इन्होंने दिखाई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए वो कह रहा है, ये बात तो उसने की हुई है कि एल्वुलाई आर फिल्ड विद अ पस, एल्वुलाई के अंदर पस भर जाती है। कॉजेज़ क्या है? वही वजह, कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या फंगाई की वजह से, फंजाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से फिर क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान में लड़ाई वगैरह हुई और पस वगैरह यहाँ पे फिल्ड हो गई। ठीक है, तो इस डिजीज़ को हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन ऑफ एल्वुलाई है बस। बाकी थोड़ी और भी बातें आपने याद कर लेनी है। ठीक है, अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, चूँकि इन्फेक्शन है, मैंने आपको बताया जब भी इन्फेक्शन होता है बुखार ज़रूर होता है, तो पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा होगा, और जब भी इन्फेक्शन होना चिल्स भी, बहुत ठंड भी लग रही होती है। ठीक है। अच्छा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जाहिर सी बात है उसको एल्वुलाई के अंदर, खुद ही सोचें आप, जब सारी पस भर जाएगी। ठीक है, नॉर्मली एल्वुलाई क्लियर होते हैं, एल्वुलाई के अंदर हवा आती है और एल्वुलाई के ऊपर कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, तो गैशियस एक्सचेंज बड़ा अच्छा हो रहा होता है, तो पेशेंट सही सांस ले रहा होता है। जिस तरह हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर हमारे एल्वुलाई बिल्कुल साफ़ होंगे, जिसके एल्वुलाई के ऊपर आपको पता है कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, तो गैशियस एक्सचेंज अच्छे से हो रहा है। लेकिन खुद ही सोचें, अगर एल्वुलाई के अंदर सारे यहाँ पे पस भर जाए, सारे यहाँ पे पस भरी हुई है, तो अब कहाँ से गैशियस एक्सचेंज होगा? खुद ही सोचें आप, क्योंकि एयर के आने की जगह ही नहीं है, यहाँ पे सारा फ्लूइड भरा हुआ है, पस भरी हुई है, हवा के आने की जगह ही नहीं है। जब हवा ही नहीं आएगी तो हवा में से ऑक्सीजन लेनी थी और उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डालना था, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा, तो मुझे सांस नहीं आएगा, उस पेशेंट को सांस नहीं आएगा जिसको निमोनिया चल रहा होगा। ठीक हो गया, तो वही बात उसने लिखी हुई है, सांस लें मसला पेश अगन कफ विद स्पुटम, खांसी भी आएगी। खांसी क्यों आएगी? क्योंकि देखें इस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है बैक्टीरिया ऊपर से आ रहा है, ऊपर वाले एयरवेज से आ रहा है, तो जो ऊपर आपकी एयरवेज है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूज़, वही सारी कहानी जो ब्रोंकाइटिस में मैंने आपको बताई थी, जो ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंक्यूज़ होंगे, उन एयरवे के अंदर भी वहाँ से बैक्टीरिया आया है, तो उन्होंने भी क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जब वो म्यूकस एयरवे को सारा बंद करना शुरू कर देगा, तो जाहिर सी बात है, खुद ही सोचें, सारा वो जो म्यूकस उसने एयरवे को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो आप खांसी करेंगे। आपका खांसी करने का क्या मकसद है? ताकि इस म्यूकस को रास्ते से हटाया जाए और एयरवे को साफ़ किया जाए। ठीक हो गया, इसलिए वो कह रहा है कफ, आपको खांसी आएगी, खांसी के साथ बलगम भी आएगी। बलगम एक्चुअली क्या होती है, ये म्यूकस ही आ रहा होता है, ये जो म्यूकस होता है ना, यही बलगम होती है। ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, यही है कि अगर, चूँकि ये निमोनिया जो होता है ना, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, तो जब भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, हमेशा हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, तो आपने एंटीबायोटिक ले लेनी है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और वायरल एंड फंगल निमोनिया, अगर वायरल निमोनिया है तो एंटीवायरल ड्रग्स दे दें, एंटीवायरल ड्रग्स मतलब मेडिसिन। ठीक है, और अगर फंजाई की वजह से निमोनिया हुआ है पेशेंट को, तो एंटी फंगल मेडिसिन दे दें। सिंपल बात है, जो वजह उस वजह को ट्रीट कर दो। बैक्टीरियल निमोनिया है तो एंटीबायोटिक, वायरल निमोनिया है तो एंटीवायरल, फंगल निमोनिया है तो एंटी फंगल, ये आपने दवाइयाँ दे देनी है। ठीक है, बैक्टीरियल वैक्सीन, इसके अलावा वो कहता है कि जिन लोगों के हमारे पास आजकल वैक्सीन्स भी आ गई हैं, क्यों? टू प्रिवेंट बैक्टीरियल निमोनिया, मतलब अभी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हुआ नहीं है, लेकिन हो ना मुस्तकबिल में, उसके लिए आप पहले से वैक्सीन लगवा लेते हो। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को मुस्तकबिल में निमोनिया नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने उसको वैक्सीन लगा दी है। ठीक है, वैक्सीन आपको पता है ना क्या होती है, जिस तरह के छोटे होते हुए बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन में एक्चुअली हम क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया निमोनिया करवाता है ना, उसी बैक्टीरिया को थोड़ा कमज़ोर करके, ठीक है, ये वैक्सीन का बड़ा मज़े का प्रोसीजर है, बड़ा मज़े का इसका मैकेनिज़्म होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन फिर बच्चे कहते हैं लेक्चर लंबा हो गया, तो लेकिन चले मैं आपको बता देती हूँ। वैक्सीन में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बैक्टीरिया एक, ये ठीक है, ये इसके सींग है, या ऐसे दांतों वाला गंदा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है ये निमोनिया करवाता है। ठीक, अब ये बैक्टीरिया को मैंने क्या करना है, इसको डेड करके या इसको कमज़ोर करके मैंने इसको पेशेंट को इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, अब जब मैं उसके ब्लड में चला जाएगा ना बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अब इतना कमज़ोर है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, क्योंकि डेड है या ये बेचारा कमज़ोर हुआ है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब ये बैक्टीरिया मेरे ब्लड के अंदर मौजूद होगा ना, मेरे वाइट ब्लड सेल्स जो मेरी आर्मी है वो चुकन्ने हो जाएंगे, वो कहेंगे कोई बैक्टीरिया, कोई दुश्मन आ गया है, तो उन्होंने फ़ौरन उस दुश्मन के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर देने हैं। अब हथियार मतलब एंटीबॉडीज़। ठीक है, इन्होंने वो जो हथियार होते हैं ना, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये बहुत काम की होती हैं। अब ये हमारे ब्लड के अंदर पड़ी हुई हैं,
सही हो गया। तो ये हमारा बनाने का मकसद भी यही था, वैक्सीन देने का मकसद ही ये था कि ये एंटीबॉडीज़ बन जाएँ। अब अगर मुस्तकबिल में कोई बैक्टीरिया आ जाता है असल वाला सेहतमंद, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ पहले से ब्लड के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने उस बैक्टीरिया को फ़ौरन ख़त्म कर देना है, इससे पहले कि वो मेरे लंग के अंदर जाके कोई मसला करे, कोई मुझे इन्फेक्शन करवाए। मेरी एंटीबॉडीज़, मेरे हथियार रेडी पड़े हुए हैं, रेडीमेड, इन्होंने फ़ौरन उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देना है, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो ये वैक्सीन का फ़ायदा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से हम एस्थमा पढ़ लेते हैं, बल्कि एस्थमा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, अगले में हम एस्थमा और लंग कैंसर पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।